हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेन सेंसर अप्रोच का 42 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी जीएस के चारों पेपर के मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस सेशन में हम 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा जीएस पेपर 1 का, एक क्वेश्चन हम देखेंगे जीएस पेपर 2 का और एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे जीएस पेपर 3 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 164 है। प्रीवियस 163 क्वेश्चन हम प्रीवियस सेशंस में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो मानव जनित जलवायु परिवर्तन है अब प्राकृतिक खतरे को प्रभावित कर रहा है। जैसे कि ये स्थिति देखने को मिली कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसकी आवृत्ति में तो कमी आ रही है, लेकिन उसकी तीव्रता में लगातार वृद्धि हो रही है। तो इस बात का आपको विश्लेषण करना है 250 शब्दों में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो चक्रवात की स्थिति क्या होती है, इसको समझाकर इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। जैसे कि चक्रवात निम्न वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र होता है जो उच्च वायुमंडलीय दबाव से घिरा होता है, और ये जो चक्रवात की स्थिति है वह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय एवं समशीतोष्ण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2050 तक जलवायु परिवर्तन के कारण जो पश्चिमी एवं जो पूर्वी तट है वहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा साइंस एडवांस के एक अध्ययन के अनुसार जो बंगाल की खाड़ी में आने वाले जो चक्रवात हैं उनकी आवृत्ति तो कम होगी, लेकिन इसके विपरीत अरब सागर में आने वाले चक्रवातों की आवृत्ति लगातार बढ़ेगी, जैसा कि अभी हमें रिसेंट के ईयर्स में देखने को भी मिला है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उस पर जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। तो इस अगर हम बात करें जो मानव प्रेरित जो जलवायु परिवर्तन है उससे जो महासागर की सतह का जो जल है उसका तापमान लगातार बढ़ता है। इसके अलावा बाढ़ के माध्यम से जो समुद्र का स्तर जो लगातार बढ़ता है उससे चक्रवात की विनाशकारी शक्ति भी बढ़ने लगती है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जो वायुमंडलीय नमी है वह लगातार बढ़ती है, और ये जो वायुमंडलीय नमी होती है एक चक्रवात के लिए ऊर्जा का काम करती है, जिससे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो वर्षा की दर है वह भी लगातार इंक्रीज होती है। इसके अलावा जो मानव जनित जो जलवायु परिवर्तन के कारण गंभीर जो चक्रवात है उसका अनुपात भी लगातार बढ़ता देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर एक अध्ययन के अनुसार ये पाया गया कि जो भविष्य में आने वाले जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होंगे उसकी कुल संख्या में से लगभग 2.1 से 3.1% वह शक्तिशाली हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अन्य प्रभाव की बात करें तो जो वैश्विक स्तर पर 2050 तक जो मजबूत ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उसका खतरा दुगना होने की उम्मीद है, लेकिन ये स्थिति हमें गल्फ ऑफ मैक्सिको में देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा तापमान से जुड़े अध्ययन में यह पाया गया है कि जो हिंद महासागर जो है वह लगातार गर्म हो रहा है, और इसमें भी अरब सागर लगातार तेजी से गर्म हो रहा है, और इसी के परिणाम स्वरूप हमें यहाँ पर जो चक्रवात की स्थिति है वह भिन्न देखने को मिल रही है। जैसे कि जो अरब सागर जो चक्रवात थे पहले गुजरात तक ही सीमित थे, लेकिन अब इसकी जो वल्नरेबिलिटी है वह केरल और कर्नाटक में भी देखने को मिल रही है, और ये स्थिति अभी रिसेंट में आए हुए साइक्लोन ओखी से भी हमें स्पष्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हम अन्य प्रभाव की बात करें तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे जलवायु परिवर्तनशीलता और मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक कार्बन फुटप्रिंट के अध्ययन के अनुसार 1860 से अगर हम 2015 को कंपेयर करें तो अरब सागर में जो चक्रवात की जो स्थिति है उसमें 64% जो जोखिम आया है वह जलवायु परिवर्तन के कारण हमें देखने को मिला है। इसके अलावा जो अरब सागर है वह आसपास के तट से विशिष्ट जोखिम वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं उनको जमीन के अलावा कहीं और जाने का रास्ता नहीं मिलता, जिसके कारण से यहाँ पर तबाही और ज्यादा हो सकती है। तो ये हमने बात की ट्रॉपिकल साइक्लोन पर क्लाइमेट चेंज के प्रभाव के बारे में। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसी आपदा है उसके प्रभाव को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला कदम उठा सकते हैं तटीय बेल्ट वृक्षारोपण करके। इसमें जो हरित बेल्ट लगाकर एक कवर प्रदान किया जाता है, जिससे जो तेज हवा होती है और वो बाढ़ के खिलाफ एक बफर जोन के रूप में कार्य करने लगता है, जिससे यहाँ पर कम नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा दूसरा हम कर सकते हैं खतरा मानचित्रण करके, यानी कि हैजार्ड की मैपिंग करके, जो कि हवा की गति और उसकी दिशा के अनुसार जो मौसम संबंधी एवं जो चक्रवात की घटना है उसका एक हम पैटर्न तैयार कर सकते हैं।
इसके अलावा तीसरा हम कर सकते हैं भूमि उपयोग को नियंत्रण करके। इसमें इस तरीके से डिजाइन तैयार किया जा सकता है कि जो हमारे संवेदनशील जो क्षेत्र हैं वहां पर कम से कम गतिविधियां रखी जाएं, साथ ही साथ जो नया बिल्डिंग कोड है उसको भी लगातार लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा अन्य कदम उठा सकते हैं कि इंजीनियर्ड संरचनाएं हो, इसे पवन बलों का सामना करने के लिए बनाया जाना आवश्यक है। साथ ही साथ एक अच्छी निर्माण पद्धति अपनाई जाए, जैसे कि हवा एवं बाढ़ से रोकने के लिए घर को मजबूत बनाया जाए। पेड़ों की कतार लगाने से जो वायु की ऊर्जा है वह इसके अंतर्गत कम हो जाती है। साथ ही साथ जहां पर खाद्य सामग्री को भंडारित किया जाता है, ऐसी इमारतों को हवा एवं पानी से सुरक्षित बनाया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो संचार लाइनें हैं, जो कम्युनिकेशन लाइन्स हैं, उसको भूमिगत किया जाना चाहिए। बाढ़ प्रबंधन के इसमें प्रयास लगातार किए जाने चाहिए। साथ ही साथ जो वनस्पति आवरण है उसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं उसकी जो जड़ें होती हैं वे मिट्टी को अपने बरकरार रखती हैं, जिससे वे बाढ़ रोकने में भी कारगर होती हैं। इसके अलावा बेहतर प्रारंभिक चेतावनी जो प्रणाली है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उसको भी मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। तो ये हमने बात की कदमों के बारे में जो कि आपदा को रोकने के लिए उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो जो ग्लोबल वार्मिंग है नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रही है, जैसे कि चक्रवातों को तेजी से तीव्र होना। तो इसमें कुछ ऑन साइट जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि बायोस और मूरिंग्स, तो इनका उपयोग करके उच्च रिजोल्यूशन और सटीकता पर बारीकी से निगरानी रखी जा सकती है। इसके अलावा जो इंडियन ओशंस का जो ऑपरेशनल जो सिस्टम है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो मौसम मॉडल में जब हम ग्लोबल वार्मिंग के जो संकेतकों को शामिल कर लेंगे तो इससे हमें भविष्य में तीव्र चक्रवात से निपटने में मदद मिलेगी। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के ज्योग्राफी खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस खंड से, जिसमें आपसे पूछा गया है क्या सूचना का अधिकार जो आरटीआई अधिनियम है 2005 शासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है। अपनी इसके विषय में राय रखें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको बताना है कि जो हमारा आरटीआई अधिनियम है वह अपने जो उद्देश्य थे उसको पूरा करने में सफल हो पा रहा है या नहीं। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो आरटीआई अधिनियम है जिसको अक्टूबर 2005 में लागू किया गया और इसका उद्देश्य था कि सूचना के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण करना। एक लोकतंत्र के अंतर्गत ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि एक सूचित नागरिक वर्ग हो, साथ ही साथ सूचना की पारदर्शिता उसके अंतर्गत होनी आवश्यक है। इसके अलावा जो आरटीआई अधिनियम है उसने भ्रष्टाचार को रोकने और सरकार एवं उनके उपकरणों को शासितों के प्रति जवाबदेह बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन आज भी हमें 17 साल बाद भी ये देखने को मिलता है कि जो देश में पारदर्शिता व्यवस्था एक हमें मृत तृष्णा की तरह देखने को मिलती है। क्योंकि अगर हम डेटा की बात करें तो लगभग 26 सूचना आयोग के पास लगभग 3.15 लाख की जो शिकायतें हैं वे लंबित हैं और जो बैकलॉग है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आरटीआई अधिनियम का महत्व क्या है। तो ये जो रिकॉर्ड है सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध कराता है, जिससे जो सरकार है वह अकाउंटेबल होती है। इसके अलावा इसे लागू करने के लिए कोई नई नौकरशाही नहीं बनाई गई है, बल्कि जो प्रत्येक कार्यालय के जो अधिकारी हैं उसी को इसके अंतर्गत जिम्मेदारी दी गई है। और इस अधिनियम के द्वारा जो सावधानी पूर्वक एवं जानबूझकर सूचना आयोग को सर्वोच्च अधिकारी होने का अधिकार दिया गया है, जो जनादेश का पालन नहीं करने वाले किसी भी अधिकारी पर जुर्माना लगा सकता है। तो ये हमने बात की आरटीआई अधिनियम के महत्व के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं आरटीआई और इसकी प्रभावशीलता के बारे में। ये भ्रष्टाचार से लड़ने में मदद करता है और ये जो शासन के अंतर्गत पारदर्शिता सुनिश्चित करने में भी इसकी प्रभावशीलता है। साथ ही साथ ये नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए लड़ने में भी मदद पहुंचा रहा है। साथ ही आरटीआई अधिनियम ने नागरिकों के अधिकार के विस्तार के साथ साथ आरटीआई एक्ट ने शासन में भी बदलाव को बेहतर किया है। साथ ही साथ ये जो कानून है वह लगातार विश्वास बढ़ा रहा है। सरकार और लोगों के बीच जो बाधाएं थी उसको तोड़कर शासन में सीधे सुधार करने का विकल्प प्रस्तुत कर रहा है। इसके अलावा आरटीआई अधिनियम से संबंधित जो सीआईसी रिपोर्ट थी उसमें यह पाया गया कि जो आरटीआई जो आवेदन है वे लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें जो इंक्रीमेंट देखा गया था 2018-19 के दौरान वह 11% का देखा गया था। तो जो संसद में सीआईसी की जो वार्षिक रिपोर्ट आई उसमें यह पाया गया कि जो जनजातीय मामलों के जो मंत्रालय एवं जो गृह मंत्रालय है उसमें आरटीआई प्रश्नों को जो खारिज किया है वह इन मंत्रालयों में सबसे ज्यादा किया गया है।
इसके अलावा 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार जो केंद्रीय सार्वजनिक जो हमारे प्राधिकरण हैं उसमें लगभग 13.70 लाख आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए थे। तो ये हमने बात की जो आरटीआई जो आवेदन है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है उसके बारे में। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अधिनियम के साथ कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे पहली समस्या है इसकी संरचनात्मक बाधाएं, क्योंकि इसमें जो कर्मचारियों की जो कमी है उसके कारण से हमारी जो लाखों जो आरटीआई हैं वे लंबित हैं, जिससे जो अधिनियम का उद्देश्य है वह पूरा नहीं हो पाता। इसके अलावा जो अधिनियम है वह राजनीतिक दलों और न्यायपालिका को उसमें छूट दी गई है। इसके अलावा जो ऑफिशियल जो सीक्रेट्स एक्ट है उसके अनुसार भी जब अधिकारी हैं वे मांगी गई जो जानकारी है उसको देने से इनकार कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में अधिनियम में संशोधन किया गया है जिसमें जो केंद्र सरकार है जो इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर होते हैं उनके कार्यकाल और उनके वेतन तय करने की केंद्र सरकार को ताकत दी गई है। इसके अलावा मामलों के निपटान में भी देरी देखने को मिलती है, जैसे कि अगर हम बात करें महाराष्ट्र के एसआईसी के अंतर्गत तो वहां पर 12 महीने की प्रतीक्षा अवधि देखने को मिलती है, जिससे कि जो नागरिक हैं वे अपील दायर करने से हतोत्साहित होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य समस्याओं की तो इसका कोई केंद्रीय डेटाबेस नहीं है। साथ ही साथ जो अपील है उसकी प्रक्रिया काफी जटिल है और हालिया संशोधन किए गए हैं, जैसे कि सार्वजनिक प्राधिकरण है वह लिखित रूप में इसमें अपील दी जाएगी, साथ ही साथ उनको साक्ष्य भी संलग्न करना पड़ेगा। तो जो हालिया संशोधन हुआ है वह इस प्रक्रिया को और भी ज्यादा जटिल बना देते हैं। इसके अलावा जो आरटीआई जो कार्यकर्ता हैं उन पर भी काफी दबाव रहता है, उनके साथ कुछ घटनाएं भी दर्ज की गई हैं, जैसे कि अभी तक लगभग 375 घटनाएं आरटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई हैं। इसके अलावा आरटीआई की धारा 4 है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो सार्वजनिक प्राधिकरण है वे स्यूमोटो के द्वारा जो जानकारी उनके पास है वे अपनी वेबसाइट पर मौजूद करवाएंगे, लेकिन जो सार्वजनिक प्राधिकरण है वे इस जानकारी को देने के लिए अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के लिए ढिलाई बरत रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो भौगोलिक पहुंच होना, क्योंकि इसमें जो अधिकांश जो राज्य सूचना आयोग हैं वह स्टेट की कैपिटल के अंतर्गत होते हैं, जिससे जो अपील करता होता है जो आरटीआई आवेदन करता होता है उसकी अतिरिक्त लागत उसको वहन करनी पड़ती है। इसके अलावा भूमिका संबंधी भ्रम भी इसमें जो एक समस्या उत्पन्न करता है, क्योंकि जो स्टेट जो इंफॉर्मेशन कमीशन है और जो नोडल विभाग हैं उनके बीच में जिम्मेदारी को लेकर स्पष्ट विभाजन इसके अंतर्गत नहीं किया गया है। इसके अलावा 2018 में सीआईसी के लिए एक एनजीओ का अध्ययन किया गया था जिसमें यह पाया गया कि जो 70% जो मूल आरटीआई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर सरकारी जो संस्थाएं हैं वह स्यूमोटो लेकर जानकारी को अपने सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध करवा दें। तो यानी कि जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं वह स्यूमोटो लेकर जो जानकारी उनके पास उपलब्ध है उसे वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दें, तो जो 70% जो आरटीआई आवेदन है वह कम हो जाएंगे। तो ये हमने बात की आरटीआई अधिनियम में समस्याओं के बारे में। इसके बाद हम देख लेते हैं वे फॉरवर्ड। इसमें कहा गया है कि जो ऑफिशियल जो सीक्रेट्स एक्ट है उसको निरस्त किया जाना चाहिए। जागरूकता के लिए स्थानीय भाषा में मल्टीमीडिया अभियान चलाए जाने चाहिए। जो संसदीय जो स्थायी समिति है उनके कामकाज को जो सार्वजनिक पहुंच के लिए खोलना चाहिए। एक केंद्रीय डेटाबेस का निर्माण किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के जो लाभ हैं उन्हें स्थापित करने में जो शामिल जो प्रारंभिक पूंजी है वह उससे काफी ज्यादा अधिक हो सकता है। इसके अलावा अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में बात करें तो लोगों को आरटीआई का एहसास कराने के लिए सूचना आयोग को उचित कामकाज उसका महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ लेकिन रिपोर्ट में कई सारे बैकलॉग हमें देखने को मिलता है, जिससे अपील निपटान के लिए उनको काफी ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ता है। और कई रिपोर्ट में कई आयोग में धीमी निपटान दरों के बारे में चिंता जताई गई है। साथ ही साथ जो पारदर्शिता के जो प्रहरी को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी तरीके से तत्काल कार्य करने की आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस खंड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट खंड से, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो दावानल यानी कि जो फॉरेस्ट फायर्स होती है इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए भारत में इन घटनाओं को रोकने के उपायों को वर्णित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको फॉरेस्ट फायर के कारणों एवं उनको रोकने के उपायों के बारे में चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो भारत में वन सर्वेक्षण जो रिपोर्ट का जो डेटा आया था 2021 का, उसके अनुसार भारत में नवंबर 2020 से जून 2021 के बीच में जो दावानल की जो घटनाएं थी लगभग 3.5 लाख घटनाएं हुई, जो कि इस अवधि में दर्ज की गई घटनाओं में सबसे अधिक थी। इसके अलावा हर वर्ष नवंबर से मई माह में विभिन्न प्राकृतिक एवं मानव जनित कारणों के कारण जंगल में आग लग जाती है।
और इन आग लगने के कारणों में सूखी पत्तियां, टहनियां, जो देवदार की जो नुकीली पत्तियां होती हैं, जैसे ज्वलनशील पदार्थों का संग्रहण इसके लिए कारण है। इसके अलावा अगर हम संख्या के आधार पर घटनाओं की अगर बात करें तो उड़ीसा में सबसे ज्यादा घटनाएं देखने को मिली, उसके बाद मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में ये घटनाओं का क्रम हमें देखने को मिला। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद हम देख लेते हैं फॉरेस्ट फायर के कारणों के बारे में, वो भी नेचुरल। तो अगर हम बात करें प्राकृतिक कारण के बारे में, तो इसमें जो बढ़ता वायुमंडलीय तापन है, शुष्क काल की जो अवधि लगातार बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ मृदा एवं वातावरण में निम्न जो आर्द्रता की स्थिति बनती है, जैसी जो जलवायु परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं, उसके कारण से फॉरेस्ट फायर की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा बिजली होना या जो ज्वालामुखी जो विस्फोट होना, वह भी इसका कारण बनता है। साथ ही साथ हवा के उच्च वेग के कारण जो बांस है उसका घर्षण होता है, साथ ही साथ जो लुढ़कते हुए पत्थर होते हैं उसके फलस्वरूप चिंगारी उत्पन्न होती है, जिससे जो ज्वलनशील जो पत्तियां होती हैं, जैसे कि चीड़ के पेड़ की पत्तियां, उनके ढेर में इसमें आग लग जाती है, जिसके कारण से ये फॉरेस्ट फायर का कारण बनता है। तो ये हमने बात की फॉरेस्ट फायर के नेचुरल रीजन्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मानव जनित कारणों के बारे में, जिसमें स्थानांतरित जो कृषि की जाती है, तेंदुपत्ता की जो तीव्र वृद्धि लगातार हो रही है, घास एवं जो चारा है वह वन भूमि पर अतिक्रमण लगातार किया जा रहा है, साथ ही साथ जो अवैध खनन को छिपाने के लिए जो आग लगा दी जाती है, तो वह भी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा जो सिगरेट के जो बड होते हैं और जो विद्युतीय जो चिंगारियां होती हैं, उससे भी फॉरेस्ट फायर का खतरा उत्पन्न होता है। साथ ही साथ जंगली जानवरों को भगाने के लिए या मनोरंजन आदि के लिए जंगल के आसपास जो आग लगाई जाती है, उससे भी मानव जनित फॉरेस्ट फायर का खतरा उत्पन्न होता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो फॉरेस्ट फायर रोकने के उपायों के बारे में। सबसे पहला उपाय किया जा सकता है कि जो प्रबंधन जो हस्तक्षेप है, उसमें प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र हैं उनकी पहचान करना, साथ ही साथ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को संसाधन आवंटित करके वहां की जो अग्नि जोखिम जो क्षेत्रीकरण है और उसका मानचित्रण तैयार करना। इसके अलावा जो राज्य के जो वन विभाग हैं, आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है, साथ ही साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो संस्थाएं हैं, उनके बीच में मजबूत सहयोग स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा आग लगने से रोकने एवं आग प्रभावित जो क्षेत्र हैं, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए नए विज्ञान आधारित प्रबंधन और दृष्टिकोण को इनोवेशन इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो वन समुदाय हैं उनके साथ संस्थागत भागीदारी की जानी चाहिए, क्योंकि वह लोग उस स्थान को अच्छी तरीके से जानते हैं। साथ ही साथ जो वन अग्नि पूर्वानुमान जो प्रणाली है उसको भी तैयार किए जाने की आवश्यकता है, और इस प्रणाली को वैज्ञानिक इनपुट और अनुसंधान के साथ उसको उन्नत किया जाना चाहिए। साथ ही साथ देश में जो दावानल के जो सभी आयाम हैं उसको शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय वन अग्नि ज्ञान नेटवर्क भी स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम अन्य उपाय की बात करें तो वन अग्नि प्रबंधन यानी कि फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट, इसको वन विभाग के प्रशिक्षण जो संस्थान हैं उनके पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाने की आवश्यकता है, जिससे जो दावानल का पता लगाने, उसको मिटिगेट करने या उसको रिहैबिलिटेशन करने के बारे में अद्यतन हो, साथ ही साथ समृद्ध नवीनतम जानकारी उनको उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा जो वन अग्नि प्रबंधन में अच्छी प्रथाओं और जो दस्तावेजीकरण उसके करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो नासा का मोडिस है यानी कि मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर जैसे उपग्रहों के माध्यम से भी प्रारंभिक चेतावनी एवं भेद्यता मानचित्रण प्रदान करने हेतु निगरानी की जा सकती है। तो ये बात की हमने फॉरेस्ट फायर को रोकने के उपायों के बारे में। अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में बात करें तो जो सरकार द्वारा जो वन अग्नि निवारण और प्रबंधन योजना, साथ ही साथ वन अग्नि पर राष्ट्रीय योजना 2018 बनाई गई है, साथ ही साथ वन फायर लाइन जो जैसे कदम सरकार के द्वारा इसमें उठाए गए हैं। इसके अलावा वर्ष 2030 तक जो अतिरिक्त वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से हमें 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर जो अतिरिक्त कार्बन सिंक हमें सर्जित करना है, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा, इसको रोकना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें जो 15 नंबर का जो हमारा गोल है लाइफ ऑन लैंड यानी कि भूमि के ऊपर जीवन, उसमें वनों का सतत प्रबंधन का भी एक क्लॉज है, जिसके अंतर्गत इस लक्ष्य को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें वैश्विक प्रतिज्ञा को जो हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें फॉरेस्ट फायर पर रोक लगाना आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 3 के एनवायरमेंट खंड से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। इसकी जो हैंड रिटन नोट्स की जो PDF है उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी।
थैंक यू।